हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बैंक लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम मेनली BR एक्ट और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसको पढ़ेंगे। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है अगर आप बैंक लॉस को अच्छे तरीके से समझना चाहते हो। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो है वो बात करेंगे। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को हम BR एक्ट के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। हमारे देश के अंदर बैंकों को रेगुलेट करने वाला जो मेन एक्ट है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के अंदर बैंकों को कौन सा एक्ट रेगुलेट करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लियर है? अब इसके अगर हम बैकग्राउंड और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक्ट आया कैसे। तो देखो, पहले बैंकों के लिए कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं किया गया था। अगर हम बात करें इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 की, तो उसके अंदर ही कुछ स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पर दी गई थी जो कि एप्लीकेबल होती थी बैंकिंग कंपनीज के ऊपर। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमें एक सेपरेट लॉ की जरूरत पड़ने लगी, जिसको देखते हुए 16 मार्च 1949 को बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 को जो है वो पास किया गया और बैंकों के लिए एक अलग स्पेशल एक्ट जो है वो बनाया गया था। आगे चलकर इसी एक्ट को रीनेम करके जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो बनाया गया। तो ये क्या है कि बैकग्राउंड है कि ये एक्ट बना कैसे, ठीक है। अब इसके अगर हम सेक्शंस की बात करें तो जो हमारा ओरिजिनल एक्ट है उसके टोटल 56 सेक्शंस है, जो कि यहाँ पर 5 पार्ट और 5 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। एक एक करके अगर हम इस पार्ट की बात करें तो देखो, सेक्शन तो 56 है, पर हमारे लिए क्या जरूरी है? सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। तो एक्ट तो बहुत बड़ा है, पर हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। तो हम जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपकी बुक में गिवन थी IIBF की, उस सेक्शंस को ही हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो करेंगे। तो पहला हमारा आता है पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर सेक्शन 1 से लेकर 5 तक आते हैं। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 यहाँ पर बताता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो पूरे इंडिया पर जो है एप्लीकेबल होता है। यानी कि ये पहले से ही ऐसा एक्ट था जो पूरे इंडिया पे जो है वो एप्लीकेबल होता था। उसके बाद अगर हमारा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 5 है। इसके अंदर ना बैंकिंग की डेफिनेशन दी गई है कि बैंकिंग बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़े तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B, बैंकिंग मीन्स accepting of deposit from the public for purpose of lending and investment and repayable on demand or otherwise withdrawal by check। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो बैंकिंग का मतलब है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ताकि डिपॉजिट से जो भी पैसा बैंक के पास आए बैंक उससे लेंडिंग कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। और जो भी पैसा डिपॉजिट की फॉर्म में पब्लिक बैंक को जमा करवा रही है वो पब्लिक की डिमांड के ऊपर या फिर चेक के जरिए रिपेबल होता है। कहने का मतलब क्या है कि बैंक क्या करेगी? पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, डिपॉजिट से जो भी पैसा आएगा उससे वो इन्वेस्टमेंट करेगी, लैंडिंग करेगी। और लास्ट में जब कस्टमर डिमांड करेगा या फिर टाइम पूरा हो गया या फिर चेक दिया है, तब बैंक को सारा पैसा जो है वो कस्टमर को वापस करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा सेक्शन 5C। सेक्शन 5C बताता है बेसिकली कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि बैंकिंग की कैटेगरी में नहीं आती। जैसे यहाँ पर सेक्शन 5C की अगर हम बात करें तो कोई भी कंपनी है जो कि यहाँ पर गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है या फिर किसी भी तरह का ट्रेड करती है गुड्स का, और वो यहाँ पर पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है ताकि वो अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सके,
तो उसे हम बैंकिंग नहीं कहेंगे, उसे हम एक बैंकिंग कंपनी नहीं कहेंगे। इसको एक एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाना चाहूँ, तो यहाँ पर एक XYZ कंपनी है जो कि यहाँ पर कार बना के मार्केट में सेल करती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब इसको यहाँ पर अपना काम करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो ये क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है और उससे जो भी पैसा आ रहा है उससे अपने बिजनेस एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रही है। तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग की डेफिनेशन तो यहाँ पर क्लियर दी हुई है, ये इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो नहीं आता। यानी कि अगर कोई नॉर्मल कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बैंकिंग कंपनी है, ठीक है। बाकी की जो कंडीशन है कि उस पैसे को वो लैंडिंग के लिए यूज करेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेगी, कस्टमर की डिमांड पर रिवाइबल होगी, ये सारी कंडीशन भी फुलफिल करने जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 2, जिसके अंदर सेक्शन 6 से लेकर 36 एजे आता है। इसके अंदर पहला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 6, जो कि हमें बताता है कि बैंक यहाँ पर कौन कौन से बिजनेस परफॉर्म कर सकता है। नॉर्मली देखो, जो ट्रेडिशनल फंक्शन है बैंक का वो तो होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ठीक है, उससे फिर लैंडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना। पर इसके अलावा भी बैंक यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो बताता है कि एक बैंक कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारा जो बैंक है ना वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, उसको बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, जिसके अंदर फॉरेन बैंक नोट्स इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद है बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन बुलियन एंड स्पेसिस। तो जो कीमती चीजें होती हैं जैसे कि सोने की कॉइन्स हो गई है ना, तो उनके साथ भी यहाँ पर डीलिंग कर सकता है, उसको भी बाय सेल कर सकता है। उसके बाद है एक्टिंग एज अ एजेंट फॉर द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड एनी अदर पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी। तो एक एजेंट के तरीके से भी बैंक जो है वो काम कर सकता है। नॉर्मली देखो, गवर्नमेंट को अगर कोई काम करवाना होता है तो बैंक से वो करवा देती है, अगर हमें भी कोई एजेंट एजेंसी की सर्विस चाहिए तो हम बैंक को हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेज सेल्फ रिलायंस एनी प्रॉपर्टी विच मे कम इनटू एक्जिस्टेंस पोजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम, ठीक है। तो हमारी जो बैंक है ना वो, अगर मान के चलो बैंक के पास कोई भी नॉन बैंकिंग एसेट है, यानी कि उसने लोन दिया था, बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया है, तो अब बैंक क्या कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में भी ले सकती है, उसको सेल भी कर सकते हैं ताकि अपना पैसा वो रिकवर कर पाए। जो बैंक है वो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स और करेंसी नोट्स जो है, करेंसी नोट्स को नहीं यहाँ पर जो है इशू करती है, बाकी लेटर ऑफ क्रेडिट और ट्रैवलर चेक से यहाँ पर इशू कर सकती है। नेक्स्ट है एक्वायर होल्ड अंडरराइट डील इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। तो जो अंडरराइटिंग का काम है ना, और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का काम है, वो भी यहाँ पर बैंक जो है वो परफॉर्म कर सकता है। साथ के साथ यहाँ पर हमारे बॉन्ड्स है, स्क्रिप्ट्स हैं, वैल्यूएबल डिपॉजिट्स हैं, उसको सेफ कस्टडी के तौर पे वो बैंक जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि सेफ कस्टडी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकता है। जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडीज है, प्रोमिसरी नोट्स है, उनको ड्रॉ भी कर सकता है बैंक, एक्सेप्ट भी कर सकता है, डिस्काउंट भी कर सकता है, बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, कलेक्ट भी कर सकता है, डीलिंग भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 6 है, 7 है। सेक्शन 6 7 हमें दो चीजें बताता है। पहली की कि हमारा जो भी बैंकिंग कंपनी है, जो भी यहाँ पर बैंकिंग कंपनी है, अगर वो बैंकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना चाहती है तो उसे अपने नाम के अंदर बैंक, बैंकर या बैंकिंग, इन तीनों में से एक मिनिमम एक वर्ड तो यूज करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मान के चलो एक XYZ बैंक है, ठीक है, उसने अपने आप को एज ए बैंक रजिस्टर्ड करवाया है, ठीक है, तो और वो बैंकिंग बिजनेस यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो XYZ को या तो बैंक बैंक वर्ड साथ में जोड़ना पड़ेगा, या बैंकर या फिर बैंक। साथ के साथ सेक्शन 7 ये भी कहता है कि बैंक के अलावा कोई भी कंपनी, बैंक के अलावा कोई भी कंपनी अपने नाम के अंदर इन तीन वर्ड्स को जो है वो यूज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 8 है। सेक्शन 8 डील करता है प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ बैंकिंग, यानी कि सेक्शन 8 बताता है कि बैंक कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले देखो, जो मेन चीज है, बैंक ना यहाँ पर जो गुड्स हैं, जो हमारे यहाँ पर गुड्स हैं, उसमें डीलिंग नहीं कर सकता, यानी कि गुड्स को बाय करने का काम, सेल करने का काम या फिर बार्टरिंग करने का काम जो है वो नहीं कर सकता। हालांकि कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन है, अगर आरबीआई ने परमिशन दिया तो वहां पर कर सकता है। साथ के साथ नो, जो बैंकिंग कंपनी है वो अपने कस्टमर के बिहाफ पर या किसी और पर्सन के बिहाफ पर भी गुड्स में ट्रेड जो है वो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 9, ये डील करता है डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स के साथ। तो नॉन बैंकिंग एसेट्स का मतलब आपको पता ही है कि बैंक को यहाँ पर जो भी एसेट्स मिली है अपनी क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि अगर बॉर्बर ने जो प्रॉपर्टी यहाँ पर गिरवी रखी थी और बॉर्बर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो ये जो प्रॉपर्टी बैंक ने एक्वायर की है वो बैंक के लिए एक तरह की नॉन बैंकिंग एसेट है, जो कि बैंक की तो नहीं है, पर बैंक का इसके ऊपर पूरा राइट है इसको सेल करके अपने पैसे रिकवर करने का, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर सेक्शन 9 है वो बेसिकली हमारी जो इमूवेबल नॉन बैंकिंग एसेट है उसके रिगार्डिंग है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि बैंक की खुद की नहीं होती है, उसको 7 साल से ज्यादा अपने पास एक्वायर करके नहीं रख सकती। यानी कि अगर उसने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्वायर की, नॉन बैंकिंग एसेट्स है,
तो उसको मैक्सिमम 7 साल के लिए अपने पास रख सकती है, उसके बाद उसको सेल जो है वो करना ही पड़ेगा 7 साल के अंदर में। हालांकि आरबीआई इस पीरियड को जो है वो 5 साल एक्सटेंड जो है वो कर सकता है। और अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है नॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बैंक की खुद की है, तो वो तो उसको कभी जब मर्जी तक यूज जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 10 यहाँ पर डील करता है मैनेजमेंट ऑफ अ बैंक के साथ। तो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है एक मैनेजिंग एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकती है बैंक को मैनेज करने के लिए, यानी कि कोई भी मैनेजिंग एजेंट बैंक को मैनेज नहीं कर सकता, उसकी मैनेजमेंट में नहीं आ सकता है। अभी मैनेजिंग एजेंट क्या होता है, तो देखो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी किसी दूसरे पर्सन का एजेंट होता है उसे मैनेजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे अगर ए पर्सन है, उसने बी पर्सन को अपॉइंट किया है अपना काम करवाने के लिए, तो ये बेसिकली ए पर्सन का क्या हुआ, एजेंट हुआ। तो जो बैंक है ना, वो बी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकती क्योंकि ये एक मैनेजिंग एजेंट है। उसके बाद इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन एडजुडिकेटिंग इंस्टॉलमेंट। अगर कोई पर्सन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट हो चुका है तो ऑब्वियसली बात है, उसको तो एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते। साथ ही साथ अगर यहाँ पर किसी भी तरह का मॉरल टर्प्यूट से रिलेटेड यहाँ पर क्राइम किया है हमारे पर्सन है, तो उसे भी यहाँ पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर है, उसे भी कंपनी जो है मैनेजमेंट में एम्प्लॉय नहीं कर सकती है। और एक और कंडीशन है कि जो बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए बैंकिंग फील्ड के अंदर, ताकि वो यहाँ पर इफेक्टिव मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग कर सके बैंक के लिए। जो बैंकिंग कंपनी उसको मैनेज करेगा एक होल टाइम चेयरमैन, यानी कि जो बैंकिंग कंपनी उसके अंदर जो चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा वो होल टाइम बेसिस पे अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 16। सेक्शन 16 डील करता है प्रोहिबिट्स कॉमन डायरेक्टर। सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑलरेडी किसी बैंक का डायरेक्टर है, वो बैंक का डायरेक्टर जो है वो नहीं बन सकता। जैसे अगर मान के चलो एक एक्सवाईजेड बैंक है और एबीसी बैंक है, और यहाँ पर एक राम पर्सन है जो कि एक्सवाईजेड बैंक का क्या है, डायरेक्टर है। तो सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग जो राम पर्सन है वो एबीसी एबीसी कंपनी का डायरेक्टर जो है वो नहीं बन सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 11 जो कि डील करता है कैपिटल के साथ। तो अगर हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 11 की बात करें, तो जो बैंकिंग कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है और जो रिजर्व है वो मिनिमम 5 लाख रुपए होने चाहिए, इससे कम जो है वो नहीं होने चाहिए। हालांकि इसकी जो रियल लिमिट है वो तो 500 करोड़ से भी ज्यादा है, 500 करोड़ के लगभग है, पर एक्ट में ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 5 लाख रुपीज। उसके बाद देखते हैं हमारा सेक्शन 12। सेक्शन 12 बेसिकली डील करता है कैपिटल के साथ। बैंक की कैपिटल यहाँ पर कैसे रहेगी, तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जो बैंक की ऑथराइज कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है और पेड अप कैपिटल है, वो 4:2:1 रेशो में होनी चाहिए। अब जिनको ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि कोई भी कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी जो है अपने शेयर्स को इशू करके रेज कर सकती है। जैसे अगर कंपनी के शेयर्स है 10,000, ठीक है, 1 लाख है ना, और 10 रुपए यहाँ पर उसका प्राइस है, 10 रुपए उसका प्राइस है, तो मैक्सिमम जो यहाँ पर शेयर्स को इशू करके कैपिटल रेज कर सकते हैं वो है हमारा 10 लाख रुपीज। तो ये 10 लाख रुपीज हमारा क्या होगा, ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, देखो जो कंपनी जब यहाँ पर शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, तो जितने शेयर्स में से पब्लिक यहाँ पर शेयर्स को परचेज कर लेती है, यानी कि उसको सब्सक्राइब कर लेती है, वो सब्सक्राइब कैपिटल होता है। जैसे अगर आपने यहाँ पर मान के चलो 1 लाख के ही शेयर यहाँ पर इशू किए, पर सिर्फ 50% ही यहाँ पर सब्सक्राइब हुए, तो हमारा जो यहाँ पर 5 लाख रुपए है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पेड अप कैपिटल। अब देखो पेड अप कैपिटल में क्या होता है, जब यहाँ पर जनरल पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब करते है, उसे खरीदती है, तो जब कंपनी यहाँ पर पैसे मंगाते हैं तो कई सारे ऐसे हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि पेमेंट नहीं की है। तो इस केस में जो पैसा, मतलब जितना पैसा यहाँ पर शेयर कैपिटल का आ गया होता है कंपनी के पास, वो हमारी पेड अप कैपिटल कहलाती है। अगर मान के चलो यहाँ पर 50 लाख के शेयर सब्सक्राइब हुए और सिर्फ 4 लाख रुपए ही यहाँ पर कंपनी के पास आए, तो ये हमारी क्या होती है, पेड अप कैपिटल जो है वो होती है। तो हमारा जो सेक्शन 12 है वो कहता है कि बैंक की जो सब्सक्राइब कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल 4:2:1 रेशियो में होनी चाहिए, यानी कि ऑथराइज कैपिटल जो है वो 4 गुना होना चाहिए, सब्सक्राइब कैपिटल 2 गुना होना चाहिए, और हमारा जो पेड अप कैपिटल वो 1 गुना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हमारी जो पेड अप कैपिटल है वो 50,000 रुपए, तो इसका दुगना सब्सक्राइब कैपिटल होना चाहिए 1 लाख रुपए, फिर इसका दुगना हमारा होना चाहिए ऑथराइज कैपिटल जो कि है 2 लाख रुपए। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 15 है जो कि डील करता है रिस्ट्रिक्शन कंसर्निंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो सेक्शन 15 जो है बैंकों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो अगर हम सेक्शन 15 की बात करें, तो कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकती जब तक वो अपने जितने भी कैपिटलाइज एक्सपेंसेस है उसको कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं कर लेती।
क्योंकि देखो जब हम एक बैंक को स्टार्ट करते हैं तो कई सारे कैपिटल एक्सपेंस हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस हो गया, शेयर सेलिंग कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, अमाउंट ऑफ लॉसेज हो गया। तो ये जो हमारे कैपिटलाइज एक्सपेंस है, जब तक इन्हें सेट ऑफ नहीं किया था, रिटर्न ऑफ नहीं किया था, तब तक बैंक जो है अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकती है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 17 जो कि डील करता है रिजर्व फंड के साथ। तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग हर एक बैंकिंग कंपनी को एक रिजर्व फंड जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, और हर साल वो जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका एटलीस्ट 20% उसे इस रिजर्व के अंदर जो है वो ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट सेक्शन देखो हमारा क्या है, सेक्शन 18 जो कि डील करता है कैश रिजर्व के साथ। ठीक है, तो देखो जितनी भी हमारी नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ऐसी बैंक जो कि यहाँ पर आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, उनको देखो अपने पास ही ना एक कैश रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी कि जो सीआरआर, जो सी देखो शेड्यूल्ड जो बैंक्स हैं उनको तो आरबीआई के पास सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, तो जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उनके लिए ऑप्शन है, या तो वो अपने पास सीआरआर मेंटेन करके रखें, या फिर वो करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं रिजर्व बैंक के पास, और वहां पर वो मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। सीआरआर का मतलब आपको पता ही है कि जो टोटल यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं, टाइम और डिमांड डिपॉजिट, उसका एक सर्टन परसेंटेज 3 से 4% वो जो है अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 20 डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। वैसे तो बैंक का मेन काम है लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, पर यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जहां पर बैंक लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जैसे कि देखो, ग्रांट एनी लोन्स एंड एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑन इट्स ओन शेयर्स, यानी कि कोई भी बैंक अपने ही शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी लेके लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे अगर XYZ बैंक है, ठीक है, एक पर्सन है, उसके पास यहाँ पर 50 लाख रुपए के जो है वो शेयर्स है XYZ बैंक के, और ये बैंक इसी बैंक के पास जाता है, कहता है कि आप मेरी ये जो सिक्योरिटी है, ये जो शेयर्स है उसको एज अ सिक्योरिटी ले लो और मुझे यहाँ पे 50 लाख रुपए का लोन दे दो, तो बैंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हालांकि वो दूसरी कंपनी के शेयर्स के अगेंस्ट दे सकता है लोन, पर अपने शेयर्स के अगेंस्ट एज अ सिक्योरिटी लेकर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद ग्रांट एंड लोन्स एंड एडवांसेस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, जो बैंक है वो अपने डायरेक्टर को यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। साथ के साथ कोई भी ऐसी कंपनी फॉर्म जिसके अंदर डायरेक्टर का किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, जैसे कि डायरेक्टर उस कंपनी का पार्टनर हो सकता है, या फिर उस फॉर्म का पार्टनर हो सकता है, या फिर डायरेक्टर का कोई रिलेटिव जो है वो उस कंपनी से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी कंपनी फॉर्म को भी बैंक जो है वो नहीं दे सकता है लोन। उसके बाद अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके साथ यहाँ पर डायरेक्टर का किसी भी तरह का रिलेशनशिप है, या फिर इंडिविजुअल का पार्टनर है, या फिर गारंटर है डायरेक्टर, तो वहां पर भी लोन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 बेसिकली आरबीआई को पावर प्रोवाइड करता है किसके रिगार्डिंग, कि वो यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज के जो एडवांसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। यानी कि बैंकिंग कंपनी क्या लोन यहाँ पर प्रोवाइड करेगी इसके ऊपर अपने कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है। जैसे कि जो आरबीआई उस सेक्शन के अकॉर्डिंग पर्पस ऑफ एडवांस यहाँ पर डिसाइड कर सकता है कि बैंक को किस पर्पस के लिए किस सेक्टर को लोन देना है, कौन सा मार्जिन यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दे सकता है। साथ ही साथ जो मैक्सिमम क्वांटम है जो कि एक सिंगल एंटिटी को लोन बैंक प्रोवाइड कर सकता है, उसको भी डिटरमाइन जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 22। सेक्शन 22 हमारा डील करता है लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज के साथ। अगर हम सेक्शन 22 की बात करें तो कोई भी कंपनी जो है बिना बैंकिंग लाइसेंस लिए बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। उसको बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एज अ बैंक ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आरबीआई से जो है बैंकिंग लाइसेंस लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 24। सेक्शन 24 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सेक्शन 24 की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनकी जो टोटल यहाँ पर डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, या फिर आप इसको यहाँ पर सीधा टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट भी यहाँ पर कह सकते हो, क्योंकि ये डिपॉजिट बेसिकली क्या होती है, बैंक की लाइबिलिटीज तो होती है। तो इसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है उसको कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, तो उसको यहाँ पर मैनेज कर पाए। ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर दी गई है वो कितनी है, यहाँ पर 40% की है। कितनी है, 40% की, यानी कि एसएलआर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40% हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 26 हमारा डील करता है रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के साथ। तो पहले अनक्लेम्ड डिपॉजिट है क्या, उसका मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखो, अगर कोई ऐसा अकाउंट है, ऐसा कोई अकाउंट है बैंक के पास जो कि 10 सालों तक ऑपरेट नहीं किया गया है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको हम वो हमारा अनक्लेम डिपॉजिट के अंदर आया था। यानी कि अगर उस अकाउंट के अंदर कोई भी डिपॉजिट था, जैसे एग्जांपल के मान के चलते, तो एक एफडी कराई हुई थी बैंक के पास, ठीक है, और जैसे एफडी यहाँ पर मेच्योर हो गई, एफडी मेच्योर हो गई, तो 10 सालों तक उस एफडी को क्लेम करने के लिए कोई आया नहीं। तो ये जो एफडी है इसके अंदर जो भी अमाउंट डिपॉजिट है उसे हम अनक्लेम डिपॉजिट के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बैंक है ना उसको हर साल जो है, जैसे कैलेंडर ईयर क्लोज होता है तो
30 दिन के अंदर अंदर में, कैलेंडर ईयर खत्म के होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर में जो है एक रिटर्न, यहाँ पर एक रिटर्न सबमिट करवानी पड़ती है आरबीआई को, जहां पर वो पूरी डिटेल देता है कि कौन कौन से यहाँ पर अनक्लेम डिपॉजिट्स है और कितनी अमाउंट के डिपॉजिट उसके अंदर मेंटेन किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 26A डील करता है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो आरबीआई है वो यहाँ पर एक डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो है वो स्टैब्लिश करेगा, जहां पर जितने भी हमारे यहाँ पर अनक्लेम डिपॉजिट है उसको जो है ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि उससे हम डिपॉजिटर को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, अवेयरनेस जो है वो फैला सके। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 35 है, सेक्शन 35 डील कर रहे हैं इंस्पेक्शन के साथ। तो सेक्शन 35 आरबीआई को यहाँ पर पावर देता है कि वो खुद से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर किसी भी बैंकिंग कंपनीज के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकते हैं कि कोई बैंक यहाँ पर सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, किसी भी तरह का फ्रॉड तो नहीं है। उसके बाद है नॉमिनेशन से रिगार्डिंग। तो अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो डिपॉजिट अकाउंट के अंदर सेफ कस्टडी अकाउंट और सेफ डिपॉजिट लोकल अकाउंट, वहां पर जो नॉमिनेशन है उसकी जो सेक्शन है वो बेसिकली है 45ZA, 45ZC और 45ZE रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो डिपॉजिट अकाउंट है उसके लिए सेक्शन कौन सा है, नॉमिनेशन के लिए 45ZA, और अगर हम सेफ कस्टडी अकाउंट की बात करें तो उसके बाद है 45ZC, और अगर हम सेफ डिपॉजिट लोकल अकाउंट की बात करें तो उसके लिए है 45ZE रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 56 है। सेक्शन 56 जैसे ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के रेगुलेटरी प्रीव्यू के अंदर जो है ले आ दिया गया था। यानी कि पहले जो कोऑपरेटिव बैंक है उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यहाँ पर रेगुलेट नहीं करता था, पर जैसे सेक्शन 56 इंट्रोड्यूस हुआ अब इसको भी रेगुलेट करना चालू कर दिया था। तो ये हमारा कहते हैं यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और उसके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है वो पास किया गया था। ठीक है। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी वो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड थी, यानी कि वो प्राइवेट कंपनी थी, पर नेशनलाइजेशन के बाद जो आरबीआई है वो उसके ऊपर जो ऑनरशिप हो गई वो किसकी होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें आरबीआई एक्ट की स्ट्रक्चर की, तो सेक्शन 1 डील करता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है वो वैलिड है पूरे होल इंडिया के लिए, यानी कि होल इंडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। उसके बाद सेक्शन 2 यहाँ पर डेफिनेशन देता है शेड्यूल्ड बैंक की। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक यहाँ पर जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड है तो उसे हम शेड्यूल्ड बैंक जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 3 स्टैब्लिश एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आरबीआई। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बेसिकली यहाँ पर इसलिए बनाई गई थी ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंसी मैनेजमेंट का जो काम है उसको टेक ओवर कर सके। यानी कि आज से जैसे आरबीआई बनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोट छापना जो है वो बंद कर दिया। अब ये काम किसके पास आ गया, आरबीआई के पास जो है वो आ गया। साथ ही साथ यहाँ पर बैंकिंग बिजनेस में आरबीआई परफॉर्म करता है प्रोविजन के एक्ट के मतलब एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके पास परपेचुअल सक्सेशन भी है और कॉमन सील भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैपिटल ऑफ आरबीआई की, तो सेक्शन 4 बेसिकली यहाँ पर डील करता है कि जो आरबीआई की कैपिटल थी वो कितनी थी, यहाँ पर 5 करोड़। यानी कि हमारा जो एक्ट है उसके अंदर आरबीआई की कैपिटल यहाँ पर कितनी गिवन थी मिनिमम, वो थी हमारी 5 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 7 एंड 8। सेक्शन 7 एंड 8 बेसिकली डील करता है मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड के साथ। तो अगर हम सेंट्रल बोर्ड की बात करें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करेगा, कौन कौन सी पॉलिसीज यहाँ पर बनाई जाएगी, इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो कौन लेता है, हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे पीएम लेते हैं, ठीक है, ऐसे आरबीआई के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है आरबीआई के रिगार्डिंग वो कौन लेता है, वो लेता है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर हम कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे गवर्नर आते हैं और उसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं, मतलब कि कम हो सकते हैं या 2 या 3 डिप्टी गवर्नर भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम 4 ही होते हैं। और इसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। 4 डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 और डायरेक्टर को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है। और ये 4 डायरेक्टर हैं वो 4 लोकल बोर्ड जो आरबीआई के हैं उनमें से जो है अपॉइंट किए जाते हैं। और जो 10 डायरेक्टर है उनको भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करता है वेरियस फील्ड से। इसके अलावा 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके सभी मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 11 है वो डील करता है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस के साथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर को, डिप्टी गवर्नर को और एनी अदर डायरेक्टर एंड एनी मेंबर को कभी भी यहाँ पर जो है रिमूव कर सकता है ऑफिस से।
नेक्स्ट बात करते हैं मीटिंग्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। तो हमारी यहाँ पर मीटिंग्स क्या रहती हैं, तो अगर हम सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग्स की बात करें तो साल के अंदर कम से कम 6 मीटिंग होनी कंपलसरी है। और अगर हम क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर के अंदर कम से कम एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी यहाँ पर जरूरी है। अगर गवर्नर किसी रीजन की वजह से जो मीटिंग है उसको अटेंड नहीं कर पाता है तो उस केस में जो डिप्टी गवर्नर है उसके पास यहाँ पर ऑथराइजेशन होती है कि वो गवर्नर के बिहाफ पर वोटिंग जो है वो कर सके। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 17 है। सेक्शन 17 डील करता है बिजनेस परमिटेड टू बी कंडक्टेड बाय आरबीआई। तो आरबीआई यहाँ पर कौन कौन से बिजनेस यहाँ पर कंडक्ट कर सकता है। पहला देखो हमारा यहाँ पर क्या है, एडवांसेस ऑफ डिपॉजिट विदाउट इंटरेस्ट, sorry, acceptance of deposit without interest from central state government banks local authorities any other person and institution। तो हमारा जो आरबीआई है वो बेसिकली यहाँ पर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पर ये डिपॉजिट पे आरबीआई किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करता। और ये जो डिपॉजिट है वो हमारे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बैंक्स लोकल अथॉरिटीज के पास से आते हैं। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो हमारा आरबीआई है वो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को परचेज और सेल दोनों कर सकता है। साथ ही साथ जो बिल्स और प्रोमिसरी नोट्स हैं उनको भी यहाँ पर रीडिस्काउंट कर सकता है और बैंकों को यहाँ पर लोन्स भी ग्रांट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर एक्सेप्टिंग ऑफ मनी एज अ डिपॉजिट रीपेबल विद इंटरेस्ट। तो अब हमारी एक स्कीम है यहाँ पर जिसका नाम है लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इस स्कीम के अंदर अगर आप कोई अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। नॉर्मली आरबीआई के पास अगर आप डिपॉजिट करवाते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, पर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 18A। सेक्शन 18 ए कहता है कि अगर आरबीआई ने आरबीआई एक्ट की प्रोविजंस को ले फॉलो करके कोई काम किया है तो उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई ऐसी प्रोविजन हो जो आरबीआई एक्ट के अंदर लिखी हो, बीआर एक्ट के अंदर ना लिखी हो, तो अगर आरबीआई ने उस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोई काम किया है तो आप किसी भी लॉ के द्वारा उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 19 बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट रिजेक्ट। तो हमारा सेक्शन 19 बेसिकली डील करता है कि ऐसे कौन से बिजनेस है जिसको आरबीआई परफॉर्म यहाँ पर नहीं कर सकता। पहला, engage in trade or otherwise have a direct interest in any commercial industrial or other undertaking। तो ट्रेड के अंदर जो है इंगेज कर सकता है। कौन से फंक्शन नहीं कर सकता, एक तो देखो ट्रेड में एंगेज नहीं कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेस्ट जो उनको मिलता है, जो डायरेक्ट इंटरेस्ट है कमर्शियल इंडस्ट्रियल अदर अंडरटेकिंग में, वो भी यहाँ पर जो है नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है परचेज द शेयर्स ऑफ बैंकिंग कंपनी और एनी अदर बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आरबीआई है ना वो शेयर्स को भी परचेज नहीं कर सकता, ना ही किसी बैंकिंग कंपनी की ना ही किसी नॉर्मल कंपनी की। साथ ही साथ जो हमारी शेयर्स है उसकी सिक्योरिटी की अगेंस्ट वो लोन भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ड्रॉ और एक्सेप्ट बिल्स पेपर अदरवाइज ऑन डिमांड। तो हमारा जो बैंक है, जो हमारा आरबीआई है, वो यहाँ पर ऐसे बिल्स पेबल जो कि डिमांड पे नहीं है उनको ना तो ड्रॉ कर सकता है ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। साथ ही करंट अकाउंट पे जो डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो भी नहीं यहाँ पर अलाउ जो है वो कर सकता है आरबीआई, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है जो कि आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आरबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर भी होता है, ठीक है। अब एज अ बैंकर जो हमारा बैंक है बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, जैसे कि वो यहाँ पर मनीज को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भी पैसा यहाँ पर बैंक को डिपॉजिट करवा रही है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर पेमेंट्स भी कर सकता है, तो बैंक है यहाँ पर पेमेंट्स भी कर सकता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करनी तो बैंक से गवर्नमेंट आसानी से पेमेंट कर लेगी। उसके बाद आरबीआई कैरी दिस एक्सचेंजेस रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। तो आरबीआई जो है वो यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है, रेमिटेंस कर सकता है और अदर बैंकिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारे सेक्शन 20 है। तो ये डील करता है बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट द आरबीआई में एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट अंडरटेक ऑन इट्स मनी रेमिटेंस एक्सचेंज एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट सेक्शन हमारा देखो क्या है, सेक्शन 21A। सेक्शन 21A के अकॉर्डिंग जो आरबीआई है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के बैंकर के तरीके से भी यहाँ पर जो है वो काम कर सकता है, ठीक है। बस इसके लिए एक एग्रीमेंट करना यहाँ पे जो है वो जरूरी होता है। तो अगर यहाँ पर एग्रीमेंट होता है तो जो आरबीआई है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए मनी को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रेमिटेंस भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है और अदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो डील करता है सेक्शन 22, वो डील करता है राइट टू इशू बैंक नोट्स। तो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर आरबीआई के पास सोल राइट है बैंक नोट्स को इशू करने का, यानी कि इंडिया के अंदर जो बैंक नोट्स है उनको सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही यहाँ पर इशू जो है वो कर सकता है, क्लियर है। और जैसे ये सेक्शन इंप्लीमेंट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर थी करेंसी नोट को इशू करने की वो चली गई। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 यहाँ पे डील करता है डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स के साथ। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2, 5, 10 से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक के नोट यहाँ पे जो है वो छाप सकती है, इससे ना तो कम इससे ना तो ज्यादा।
नेक्स्ट हमारा सेक्शन 26 ये डील करता है लीगल टेंडर करेक्टर ऑफ करेंसी नोट्स। तो लीगल टेंडर करेक्टर का मतलब है कि जो करेंसी नोट्स आरबीआई छापेगा वो हर जगह पे एक्सेप्टेबल होगी, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है तो आप उसको दुकान पे जाओगे तो आपको 100 रुपए की इक्वल वैल्यू यहाँ पर जो है मिलनी ही मिलनी है। दुकानदार इसको मना जो है वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो नोट के ऊपर जो भी अमाउंट लिखी है उसको पे करने की जो गारंटी है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो करती है, इसीलिए वो यहाँ पर ज्यादा यूज किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है सेक्शन 27, ये बेसिकली डील करता है री इशू ऑफ नोट्स नोट टू बी डन। तो अगर यहाँ पर देखो कोई भी बैंक नोट है जो कि टॉर्न है, डीफेस्ड है, एक्सेसिवली सोल्ड है, तो उसको यहाँ पर दोबारा से आरबीआई जो है री इशू नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा हमारा सेक्शन 28 ये डील करता है रिकवरी ऑफ लॉस स्टोलन म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स का। कोई भी पर्सन यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से गुम हुए पैसे, लॉस्ट हुए पैसे या फिर इम्परफेक्ट करेंसी को रिकवर जो है वो नहीं कर सकता है। यानी कि ऐसा ना हो कि आपके पैसे गुम गए, आप जा रहे हो आरबीआई के पास कि मेरे पैसे गुम गए, मेरे पैसे यहाँ पे दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 29। सेक्शन 29 बेसिकली यहाँ पर डील करता है कि जो करेंसी नोट है ना वो स्टैंप ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड है। यानी कि हमारी जो आरबीआई है वो जितने भी यहाँ पर करेंसी नोट छापती है आरबीआई को उसके ऊपर किसी भी तरह का स्टैंप ड्यूटी जो है वो पे करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 33 है वो डील करता है एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, तो देखो जो हमारा इशू डिपार्टमेंट है वो बेसिकली आरबीआई के अंदर वो डिपार्टमेंट है जो कि एक्चुअली में नोट को इशू करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, अब इश्यू डिपार्टमेंट की ना कुछ यहाँ पर एसेट्स होनी जरूरी है, तो उस एसेट्स के अंदर गोल्ड कॉइन हो सकती है, गोल्ड बुलियन हो सकती है, फॉरेन सिक्योरिटीज रुपी कॉइन्स और रुपी सिक्योरिटीज जो है वो हो सकती है। पर जो एग्रीगेट अमाउंट है ना हमारे इश्यू डिपार्टमेंट के एसेट्स का वो कभी भी टोटल लाइबिलिटी जो है इश्यू डिपार्टमेंट की उससे कम जो है वो नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा जो इश्यू डिपार्टमेंट की जो एसेट्स हैं वो कभी भी यहाँ पर लेस देन नहीं होनी चाहिए किससे, हमारे इशू डिपार्टमेंट की जो लाइबिलिटीज है उसके साथ। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 34 लाइबिलिटीज ऑफ द इशू डिपार्टमेंट। तो अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें इशू डिपार्टमेंट की तो लाइबिलिटीज क्या है, देखो हमारी जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने जितने भी करेंसी नोट्स इशू किए हैं वो बेसिकली आरबीआई की एक तरह की लाइबिलिटी, क्योंकि जब पब्लिक पैसा मांगेगी तो आरबीआई को वो पैसा जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, जब इशू डिपार्टमेंट यहाँ पर करेंसी नोट को इशू करती है तो वो हमेशा हमेशा जो लाइबिलिटी है उसको जो है वो ध्यान में रखती है। उसके बाद सेक्शन 40 है वो डील करता है ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। तो सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग जो आरबीआई है उसके पास राइट है कि वो ऑथराइज पर्सन को जो फॉरेन एक्सचेंज उसको सेल भी कर सकता है और उससे बाय भी कर सकता है। उसके बाद सेक्शन हमारा 42 है जो कि शेड्यूल बैंक के साथ यहाँ पे जो है वो डील करता है। तो जो शेड्यूल बैंक है उनको आरबीआई के पास जो है वो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि अपने टोटल डिमांड और टाइम डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास होल्ड करके रख, अपने पास नहीं आरबीआई के पास होल्ड करके जो है रखना पड़ता है। सेक्शन 45A से लेकर सेक्शन 45GA इसके अंदर बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो है प्रोविजन दी गई है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आरबीआई के पास यहाँ पर पावर है कि वो यहाँ पर बैंक से फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके, जैसे कि द अमाउंट एंड नेचर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। जो लोन्स एंड एडवांसेस है उसकी अमाउंट क्या है, उसकी नेचर क्या है, इसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है आरबीआई। द नेचर ऑफ सिक्योरिटी गिवन बाय बॉर्बर, तो बॉर्बर के द्वारा जो नेचर गिवन है उसे यहाँ पर सुनेगा, कलेक्ट करेगा। द गारंटी गारंटेड बाय बैंकिंग कंपनी, अगर बैंकिंग कंपनी ने कोई गारंटी दी है तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन जो है वो आरबीआई के पास सबमिट करवानी जरूरी है। साथ ही साथ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बॉर्बर, तो जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसको भी यहाँ पर आरबीआई जो है वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोहिबिटेड। वैसे तो देखो कोई भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड की गई है उसे कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है बैंक के लिए, और उसको उसके बैंक को मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी होता है, यानी कि उसको मार्केट में पब्लिश नहीं करना, डिस्क्लोज नहीं करना है। पर इसकी कुछ एक्सेप्शन होती है जहां पर बैंक जो है वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है, जैसे कि डिस्क्लोजर मेड बाय बैंकिंग कंपनी विद द प्रायोर परमिशन ऑफ आरबीआई। अगर जो हमारा बैंकिंग कंपनी है उसने आरबीआई की परमिशन की हेल्प से, मतलब आरबीआई की पहले यहाँ पर परमिशन ली उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया, तो इस केस में इसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बैंक को लगता है कि जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगी, यानी कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उसको शेयर करने देगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज है उनके अंदर रजिस्ट्रेशन मतलब अगर करवानी है तो उनको भी यहाँ पर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी जरूरी होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सेक्शन 45Y। ठीक है, जो सेक्शन 45Y है वो बेसिकली यहाँ पर हाइब्रिड और कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करता है।
अब ये हाइब्रिड और कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट है क्या? देखो कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एक से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम हाइब्रिड या फिर कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो हमारे यहाँ पर कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड बेसिकली ऐसा बॉन्ड होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इसमें हमारे देखो डेट इंस्ट्रूमेंट के भी गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और दूसरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के भी है। तो इसको हम हाइब्रिड और कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे जो यहाँ पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अगर कोई मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट है या फिर सिक्योरिटीज मार्केट इन्वेस्टमेंट है या फिर इंश्योरेंस है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसी इंस्ट्रूमेंट में पाए जाते हैं तो वहां पर ये सेक्शन यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो इन सभी सेगमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स हैं। जैसे कि अगर बैंकिंग है तो उसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, अगर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो उसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो उसको सेबी, इंश्योरेंस है तो उसको आईडीआई, पेंशन है तो उसको पीएफआरडीए। ठीक है। तो जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लो तो ये हमारा क्या हुआ, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि कैपिटल मार्केट और हमारा जो मनी मार्केट है उसका यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आरबीआई और जो सेबी है वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मतलब कि उन दोनों इस इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है कि इनकी ओपिनियन में डिफरेंट आ जाता है, यानी कि जैसे सभी का कुछ और मानना है, आरबीआई कुछ और मानना है। तो जब भी ऐसा हो कि एक इंस्ट्रूमेंट को दो रेगुलेटर यहाँ पर रेगुलेट करना चाहते हैं और उनके ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है, तो वहां पर देखो एक ज्वाइंट कमेटी जो है वो बनाई जाती है जिसके अंदर इन सभी के जो मेंबर्स है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनको इंक्लूड किया जाता है और वो साथ ही मिलकर यहाँ पर डिसीजन जो है वो लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 48। सेक्शन 48 बेसिकली आरबीआई को इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट करता है, यानी कि आरबीआई को अपनी इनकम पे किसी भी तरह का इनकम टैक्स जो है वो पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हमारा सेक्शन 59 है। सेक्शन 59 बेसिकली यहाँ पर आरबीआई की लिक्विडेशन के साथ डील करता है। तो अगर हम यहाँ पर सेक्शन 59 की यहाँ पर बात करें तो जो आरबीआई है वो यहाँ पर तब तक लिक्विडेशन, आरबीआई को हम जब तक लिक्विडेट नहीं कर सकते जब तक लिक्विडेशन का जो ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नहीं दे देती। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब यहाँ पर हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसको यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है, उसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पर जो हमारा बीआर एक्ट है और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपने यहाँ पर फटाफट से इसका आंसर करना है क्योंकि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनिशियली पास्ड बाय व्हाट नेम? जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था उसको पहले किस नाम से पास किया गया था? पहला इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 या फिर बैंकिंग यूनिट्स एक्ट 1949। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कि जो हमने बैकग्राउंड जब हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा हमने एक बैकग्राउंड डिस्कस किया था, तो वहां पर जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसको पहले किस नाम से पास किया गया था? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पहले यहाँ पर कोई स्पेशल एक्ट नहीं था, 1913 के अंदर कोई स्पेशल प्रोविजन थी, उसके बाद हमने बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 पास किया और इसी को रीनेम करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो बना दिया। उसके बाद विच ऑफ दिस सेक्शन ऑफ बीआर एक्ट डिफाइंस बैंकिंग? इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है बीआर एक्ट का जो कि बैंकिंग को डिफाइन करता है? सेक्शन 5 बी, सेक्शन 5 सी, सेक्शन 5 सी डी या फिर सेक्शन 5 ई? तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसमें से कौन सा सेक्शन यहाँ पर डिफाइन करता है बैंकिंग को? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए सेक्शन 5 बी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 5 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ बीआर एक्ट विच ऑफ दिस बिजनेस कैन डू बैंक इन एडिशन टू देयर रेगुलर बिजनेस? तो अगर हम यहाँ पर बीआर एक्ट के सेक्शन 6 की बात करें तो इसमें कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि यहाँ पर एक बैंक जो है वो परफॉर्म कर सकती है अपने रेगुलर बिजनेस के साथ? पहला है बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट्स। तो यहाँ पर जो हमारी बैंक्स हैं वो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, जिसके अंदर हमारे फॉरेन बैंक नोट्स भी आते हैं। बिल्कुल ये फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। एक्टिंग एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी। तो एक एजेंट के तरीके से भी यहाँ पर जो है वो काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। उसके बाद ग्रांटिंग एंड इशू लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स एंड करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स तो यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट उसको इशू कर सकता है, ट्रैवलर चेक को इशू कर सकता है। बिल्कुल ये भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इट शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील इन बाइंग एंड सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है गुड्स को बाय भी कर सकता है और यहाँ पर सेल भी कर सकता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि यहाँ पर बैंकिंग कंपनी जो है वो परफॉर्म कर सकती है। क्लियर है? बाकी चौथा फंक्शन यहाँ पर बैंक परफॉर्म
नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 ईयर। तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को 7 साल से ज्यादा के लिए अपने पास होल्ड करके नहीं रख सकती है। इट कैन होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मोर देन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज। अगर यहाँ पर बैंक के पास कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि वो खुद यूज करे, उसकी खुद की है, तो उस केस में वो 7 साल से ज्यादा उसके पास अपने अपने पास रख सकती है। या फिर आरबीआई में एक्सटेंड पीरियड बाय 5 ईयर्स, तो आरबीआई इसको 5 साल और बढ़ा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये सभी की सभी स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होंगी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ बैंक। इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो मैनेजमेंट ऑफ बैंक के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, बैंकिंग कंपनी कैन नॉट एम्प्लॉय एंड मैनेज बाय अ मैनेजिंग एजेंट। तो बैंकिंग कंपनी है वो अपनी मैनेजमेंट में अंदर किसी मैनेजिंग एजेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकती, ना ही इसके द्वारा बैंक को मैनेज करवा सकती है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। ये ऐसे पर्सन जो कि पहले से किसी कंपनी का डायरेक्टर, उसे भी अपनी मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो ये भी करेक्ट है। एवरी बैंकिंग कंपनी कैन बी मैनेज बाय पार्ट टाइम चेयरमैन। कोई भी बैंकिंग कंपनी तो उसको हम पार्ट टाइम चेयरमैन के जरिए मैनेज कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें एक फुल टाइम चेयरमैन की जरूरत पड़ती है और वही बैंक को मैनेज कर सकता है। उसके बाद, इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु हैज एडजुडिकेटेड इंस्टॉलमेंट। तो अगर कोई यहाँ पर पर्सन इंस्टॉलमेंट हो चुका है, तो उसे भी बैंक अपनी मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉय नहीं कर सकती है। तो हमारा जो करेक्ट रहेगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश सेक्शन बीआर एक्ट प्रोहिबिट्स अपॉइंटमेंट ऑफ कॉमन डायरेक्टर इन अ बैंक। कौन सा सेक्शन है जो कि कॉमन डायरेक्टर को अपॉइंट करने के ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है, यानी कि किसी एक बैंक का डायरेक्टर किसी एक ही टाइम पर किसी दूसरी बैंक का भी डायरेक्टर जो है वो नहीं बन सकता। सेक्शन 10, सेक्शन 12, सेक्शन 14 या फिर सेक्शन 16। तो ऑप्शन डी सेक्शन 16 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ बीआर एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक शैल मेंटेन अ कैश रिजर्व विद इटसेल्फ और इन अ करंट अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम सेक्शन 18 ऑफ बीआर एक्ट की बात करें, तो कौन से ऐसे बैंक है जिनको अपने पास कैश रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है, या फिर वो आरबीआई के पास करंट अकाउंट ओपन करवा के मेंटेन कर सकती है। शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, फॉरेन बैंक या फिर बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन बी नॉन शेड्यूल्ड बैंक इज अ करेक्ट आंसर। नॉन शेड्यूल्ड बैंक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, सेक्शन 20 ऑफ बीआर एक्ट डील्स विद रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक्स फॉर मेकिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ लोन। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो बैंकिंग कंपनी शैल। तो अगर हम सेक्शन 20 की यहाँ पर बात करें बीआर एक्ट की, तो बेसिकली वो बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि वो कुछ टाइप के लोन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो अगर हम इस सेक्शन की माने, तो कौन सा ऐसा लोन है जो बैंकिंग कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती। पहला, ग्रांट एनी लोन एडवांस सिक्योरिटी ऑफ ऑन इट्स शेयर्स। तो अपने शेयर्स के अगेंस्ट वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रांट एनी लोन्स एंड एडवांसेस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर। अपने डायरेक्टर को बैंक यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रांट एनी लोन्स एंड सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब कि कोई दूसरी कंपनी है तो उसकी जो शेयर्स है उसकी उसको एज अ सिक्योरिटी लेके लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये गलत है, ये लोन बैंक प्रोवाइड कर सकता है। एक कंपनी और फॉर्म इन विच डायरेक्टर ऑफ द बैंक इज इंटरेस्टेड। तो कोई भी कंपनी है, फॉर्म है जिसके अंदर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो उसको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्शंस ऑफ बीआर एक्ट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि जो बीआर एक्ट के जो सेक्शंस है उसके रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। पहला, सेक्शन 22 डील्स विद लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग बैंकों को आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके बाद ही वो बैंकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 24 डील्स विद मेंटेनेंस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी करेक्ट है। उसके बाद सेक्शन 26 यहाँ पर डील करता है रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट के साथ। तो बिल्कुल ये भी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद सेक्शन 35 डील्स विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो ये जो गलत है, क्यों गलत है, सेक्शन 35 बेसिकली इंस्पेक्शन के साथ डील करता है। ये सेक्शन आरबीआई को पावर देता है कि वो यहाँ पर किसी भी बैंक के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकता है। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द टॉप ऑफ द रिजर्व बैंक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें से कौन जो है उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टॉप पर होता है। टॉप मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लोकल बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा देखो, मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय। जो हमारा मेंबर्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के अंदर, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करती है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 द बिजनेस दैट कैन बी अंडरटेकन बाय आरबीआई इंक्लूड्स। अगर हम सेक्शन 17 की बात करें तो आरबीआई में से कौन कौन से बिजनेस को परफॉर्म कर सकता है। पहला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, बैंक से, लोकल अथॉरिटी से वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है बिल्कुल, पर बिना किसी इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट नहीं पे करेगा। रीडिस्काउंट द बिल्स प्रोमिसरी नोट ग्रांट लोन टू बैंक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्स और प्रोमिसरी नोट्स को रीडिस्काउंट कर सकता है और बैंक को लोन वगैरह भी प्रोवाइड कर सकता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजैक्ट इंक्लूड। अगर हम सेक्शन 19 की बात करें तो कौन से ऐसे बिजनेस है जो आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता। परचेज द शेयर्स ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी, तो जो आरबीआई है वो यहाँ पर शेयर्स को परचेज नहीं कर सकता, किसी बैंकिंग कंपनी के शेयर्स और या फिर किसी नॉर्मल कंपनी के शेयर्स को भी परचेज नहीं कर सकता। उसके बाद हम मेक लोन्स एंड एडवांसेस टू बैंक, बैंक को जो बैंक है उसको लोन्स एंड एडवांसेस दे सकता है, तो ये काम तो आरबीआई परफॉर्म कर सकता है। ड्रॉ और एक्सेप्ट बिल्स अदरवाइज देन रीपेबल ऑन डिमांड, तो जो हमारा आरबीआई है वो ऐसे बिल ऑफ ऐसे बिल्स पेबल जो कि डिमांड पे रीपेबल नहीं होते हैं उनको ना तो ड्रॉ कर सकता है ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट है उनके ऊपर इंटरेस्ट भी अलाउ जो है वो नहीं कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 एवरी बैंक नोट शैल हैव लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट फॉर द अमाउंट एक्सप्रेस देयर इट शैल बी गारंटेड बाय। तो अगर हम सेक्शन 26 की बात करें तो वो यहाँ पर लीगल टेंडर के बारे में बताता है, यानी कि जो करेंसी नोट है वो एक लीगल टेंडर है, यानी कि उसके अंदर जो भी पेमेंट लिखी हुई है उसकी पेमेंट यहाँ पर की जाएगी। तो ये जो गारंटी है पेमेंट करने की वो कौन देता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो है परमिशन देता है और इसी की वजह से जो है लीगल टेंडर जो है वो बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस सेक्शन डील्स विद अ हाइब्रिड और कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट फॉल्स विद द जुरिडिक्शन ऑफ आरबीआई, सेबी, आईआरडी और पीएफआरडी। तो हाइब्रिड और कंपोजिट इंस्ट्रूमेंट के केस में कौन सा सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, तो इसका तो आंसर बहुत सिंपल है, सेक्शन 45 बी वाई इज अ करेक्ट आंसर, सेक्शन 45 वाई इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा बीआर एक्ट है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स से मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में इंडियन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्स है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईडीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।